ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। हम मानववादी शरीर की प्रतिष्ठा या फिर आराधना तभी करते हैं जब शरीर में मुक्ति, विचार स्वतंत्र और सौंदर्य एवं आनंद की महिमा पाते हैं। ये किसने कहा है? टॉमस मान ने कहा है। करार की कुदरत के चिंताजनक संदेश। ये आप देखिए, बाढ़, बारिश, तपिश, सूखा कहने की कुदरती घटनाएं हैं, लेकिन जिस तरह अब उनका रुद्ररूप मौसम बेमौसम दिखने लगा वह चिंताजनक है। बीते साल बाढ़, वनों की आग की बेहताशा घटनाओं ने कई देशों को झकझोर दिया है। बाढ़ से भारत से लेकर केन्या तक आम जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मैक्सो से लेकर पाकिस्तान दूसरे कई देश उच्च तापमान से हलकान रहे हैं और सऊदी अरब में हज के दौरान असहनीय गर्मी से 1300 से अधिक लोगों की जान चली गई। बढ़ते तापमान से जंगलों में बार बार आग लगने की भयानक स्थितियां बनी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया का झुलसना सबने देखा है। बस 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन खाक हो गई है। तूफान से कई देशों में तबाही के मंजर देखे। ये घटनाएं ना तो साधारण है, ना ही सिर्फ प्राकृतिक। पहले भी मौसम का प्रकोप दिखता था, लेकिन भयावहता का ऐसा मंजर यादा कदा ही दिखा। और इसके कारणों को जानते समझते हुए भी हमारे अनजान बने रहने से प्राकृतिक आपदाएं दिनों दिन और भयावह होती जा रही हैं। एक शोध ने वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और प्रकृति को लेकर चिंतित संगठनों की नींद उड़ा दी। कोरियाई भूभौतिकी विशेषज्ञ वीएनसीओ और उनके सहयोगियों का जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित शोध बेहद परेशान करने वाला है। भूजल दोहन के अनुपात में पानी वापस धरती में नहीं पहुंच रहा है। इससे पृथ्वी के नाजुक संतुलन पर हैरान कर देने वाले प्रभाव दिखे हैं। पृथ्वी लगभग 80 सेंटीमीटर यानी कि 31.5 इंच तक झुक गई है। पानी की धरती से निकाले जाने के चलते बड़े जल द्रव्यमान के विस्थापन से पृथ्वी के घूर्णन अक्ष को लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर खिसक गया। शोध पत्र यह भी बताता है कि 1993 से सन 2010 के बीच पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में यह विचलन यानी झुकाव प्रति वर्ष 4.36 सेंटीमीटर की दर से बढ़ा है। इस दौरान पृथ्वी से करीब 2150 गीगाटन भूजल निकाला गया है। यह पृथ्वी के और झुकने का कारण। निश्चित रूप से यह अब भी निरंतर बढ़ रहा है। और देखिए, अगर एक और बात बताऊं, हम इस तरह के टॉपिक पर आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो आप लोग जरूर क्या करिएगा, इस तरह के आंकड़ों का उल्लेख कर दिया करिएगा। भूजल पृथ्वी की सतह के नीचे मिट्टी के छिद्रों और चट्टानों की दरारों में जमा पानी है, जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का हिस्सा बनता है। यह पानी बारिश से जमीन में रिसकर भूमिगत जलभृतों यानी कि पानी से भरी हुई चट्टानों या फिर असंगठित तलछट जिसमें कुओं और झरनों तक आसानी से पहुंचता है और इस तरह अच्छी गुणवत्ता वाला पानी फिर भरता है। यही जलभृत महत्वपूर्ण मीठे जल भंडार होते हैं। ये पीने, सिंचाई और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करते हैं। धरती की धुरी का बदलना भले मामूली लगे, लेकिन भूगर्भीय हलचल के तौर पर ऐसे मामूली बदलाव बड़े घातक पर्यावरणीय परिणामों के जनक बन सकते हैं। और इससे पानी का पुनर्वितरण विभिन्न क्षेत्रों, यहां तक कि समुद्र के स्तर तक में परिवर्तन को अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर सकता है। अभी इससे ग्रह के झुकाव में बड़ा बदलाव आया और पानी का ज्यादातर हिस्सा वापस महानगरों में चला गया। नतीजन समुद्र का स्तर बढ़ गया और पृथ्वी के घूर्णन ध्रुव में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन से बड़े पैमाने पर आप देखते हैं कि क्या बड़े पैमाने पर जल भंडारण में होने वाली परिवर्तनों की जानकारी मिलती है। नासा के अनुसार पृथ्वी का मूल झुकाव ही अलग अलग मौसम का जनक है और जो मंगल ग्रह के आकार की वस्तु थिया के टकराने निर्मित हुआ था। देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, जिस तरह से हमारी इसरो है ना, किसकी बात कर रहा हूं? अंतरिक्ष एजेंसी हमारी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर, कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस ब्रह्मांडीय टकराव ने पृथ्वी को अपनी धुरी पर आप देखते हैं कि स्थायी रूप से झुका दिया और जिससे बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतुओं का चक्र बना। नवीन शोध के अनुसार ताजा झुकाव मौसमों को तो नहीं
और आप देखते हैं बदलेगा, लेकिन यह वैश्विक जलवायु पैटर्न को प्रभावित जरूर करेगा। यही बदलता जलवायु पैटर्न प्राकृतिक आपदाओं को न्योता है और इससे ग्रह की आंतरिक प्रणालियां यहां तक कि चुंबकीय क्षेत्र भी प्रभावित होंगे, जो हमें हानिकारक सौर विकिरण से बचाते हैं। और ऐसी घटनाओं की अप्रत्याशित वृद्धि कभी कभी बड़ी त्रासदी भी बन सकती है। और आप देखिए दुनिया के पर्यावरण संतुलन में हिमालय का बड़ा योगदान है। इसकी पर्वत श्रृंखला दुनिया में सबसे ऊंची है। ग्लेशियरों से निकलने वाले सदाबहार नदियां भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था की जीवनदायिनी बनकर वहां की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत की भाग भी है। मगर दुखद है कि जलवायु परिवर्तन से हिमालयी क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी अनियमित हो गई है। ऐसे बदलाव के कारण तापमान बढ़ने लगा है, जिससे ग्लेशियर पिघलने की गति बढ़ी है। इससे कई नदियों के अस्तित्व पर संकट आ खड़ा हुआ। 18वीं सदी में विकसित प्रकृति विरोधी मानवीय गतिविधियों के चलते समूचे विश्व में अंधाधुंध कोयला, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल की खपत होने लगी और इससे ग्रामीण हाउस गैसों में खासी वृद्धि हुई है। ग्लेशियर पिघलने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है। 200 साल पहले तक सिर्फ प्राकृतिक कारणों से ग्लेशियर प्रभावित होते थे। प्राकृतिक तरीके से हुए बदलाव में मानव और दूसरे जीव जंतुओं को वातावरण के अनुसार ढलने का समय मिल जाता है, लेकिन जब प्रकृति विरोधी मानवीय गतिविधियों से ऐसा होता है तो घातक नतीजे सामने आते हैं। बीते वर्ष जून जुलाई में गर्मी के पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। नवंबर भी बेहद गर्म महीना बना। चिंताजनक यह भी है कि 2 दशक में ही धरती के 270 अरब टन ग्लेशियर पिघल गए। तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो साल 2100 तक 80% ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। नासा का 2018 का एक और खुलासा चिंताजनक है। मध्य चीन में यांगत्से नदी के मार्ग पर 3 गार्सेस बांध बनने के बाद पृथ्वी के घूर्णन की गति घटी है। यह बांध सबसे बड़ी मानवीय संरचनाओं में से एक है, जो यांगत्से नदी से 185 मीटर ऊंचा, 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। इसकी क्षमता 40 अरब टन मीटर जल संग्रहण की है। यानी मानवीय विदूपन के पर्यावरण पर प्रभाव के चलते धरती के घूमने की रफ्तार में 0.06 माइक्रो सेकंड की कमी आई है। इससे समझ आता है कि मनुष्य की बनाई चीजें पृथ्वी की दिनचर्या या प्राकृतिक प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित कर रही हैं। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद इस विशाल जलाशय की आलोचना करते रहे। अतार्किक भूजल दोहन से धरती का अप्राकृतिक झुकाव चिंताजनक है। हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं ने न केवल जनजीवन बल्कि आजीविका को भी प्रभावित किया है, परंतु भूजल दोहन के अनुपात में पानी न मिलने से धरती के झुकाव पर अध्ययन और शोधकर्ताओं के खुलासे गंभीरता से लेने होंगे। अभी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा, समूचे विश्व को एकजुट होना होगा। ये घटनाएं भले बहुत छोटी हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी आपदा या महामारी की शुरुआत छोटे रूम में ही होती है, जो आप देखिए तत्काल नियंत्रित ना कर पाने के चलते भयावह हो जाती है। हो सकता है कि पृथ्वी का और झुकना, भूजल में जबरदस्त गिरावट, बारिश, सूखा, तूफानी, झुलसाती गर्मी और गलाती ठंड प्रकृति के इशारे हो। समझकर भी ना समझ बनना उस अपने विनाश की गाथा स्वयं लिखने जैसा है। एक और आप लोगों को यहाँ बात बता दूं, देखिए ये परेशानी और है कि भैया कल ही आप लोगों ने चिड़िया के बारे में पढ़ा होगा, गौरैया के बारे में, विलुप्ति। उसमें मानव का भी तो बड़ा योगदान है। हम लोग पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, अब जंगल, जो कंक्रीट के जंगल एक तरह से खड़े करते जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो हम लोग भी इसे खूब बढ़ा रहे हैं, अब पेड़ काट रहे हैं। ऑक्सीजन की हालत आप लोगों ने देखी, कोरोना महामारी में समझ में आ भी गई। बचपन का आकर्षण, ये अतीत हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। बचपन की स्मृतियों की ओर बार बार मुड़ जाना हमें अच्छा लगता है। छूट गई चीजों से मोह उमड़ना इंसानी फितरत है। जब बचपन का घर, गांव, शहर, देश छूट जाता है तो व्यक्ति जीवन में एक बार उस शहर, देश, गांव में जरूर लौटाना चाहता है। इसी तरह बचपन के खेल खिलौने को देखकर उसने के भीतर बच्चा कुलबुला उठता है। तितलियों के पीछे भागना, पानी में छपाक छपाक कूदना, गुड़िया और गुड्डों से खेलना जैसी बातों की स्मृति उसे आनंद से भर देती है। बचपन के इस आकर्षण को बुढ़ापे में जीने के लिए दुनिया में एक नया चलन चला है, जिसे क्रेडल्टिंग नाम दिया गया। इसके जरिए दुनिया भर में कई युवा, अधेड़ और बुजुर्ग महिलाएं, पुरुष वह सब कर रहे हैं जो बचपन में करना उन्हें पसंद था या फिर जवानी में समय के अभाव के कारण वे कर नहीं पाए। केडल्टिंग शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, केड और एडल्ट, यानी बचपन और वयस्क की संधि। मनोवैज्ञानिक कार्ला मैनली के अनुसार व्यवहारिक रूप से देखें तो यह बचपन की जानी पहचानी अच्छी लगने वाली गतिविधियों की ओर एक स्वाभाविक सरल वापसी है। मतलब बचपन में जिस लुका छुपी के खेल को खेलकर हम रोमांच से भर उठते थे, उसी रोमांच को फिर से बुढ़ापे में खेलकर यह महसूस करने की कोशिश है कि केडल्ट शब्द का इस्तेमाल पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है, लेकिन इस चलन की लोकप्रियता में वास्तविक उछाल कोविड महामारी के शुरुआती महीनों में आया, जब सब अपने अपने घरों में बंद पड़े भय और अवसाद से जूझ रहे थे
और इस भय और निराशा को कम करने के लिए कुछ लोगों के ने नए शौक पाले तो कुछ अपने पुराने बिछड़े शौक की ओर लौट आए। और जब महामारी का भय कम हुआ तब भी आप देखिए वयस्कों ने ऐसी गतिविधियां जारी रखी, मतलब बचपन के शौक से जीवन में आए उत्साह को बनाए रखा। और जब हम अपना मनपसंद काम करते हैं तो जीवन की चिंताओं से बेफिक्र हो जाते हैं, और जो नहीं हुआ उसकी चिंता करना और जो हो गया उसकी भी चिंता करना हमारा स्वभाव होता है। इन चिंताओं के चलते हम जीवन के उल्लास से लगभग महरूम हो जा रहे हैं। केडल्टिंग जिंदगी को के भागम भाग में फंसे अकेले रह गए या फिर अवसाद से जूझ रहे लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इस संदर्भ में जाय फ्रॉम फियर की लेखक कार्ला मेरी मेनलिया का कहना है कि पसंदीदा गतिविधियां अक्सर तनाव दूर करने के लिए एकदम सही विकल्प होती हैं। बड़ी कंपनियां भी ऐसी गतिविधियों के चलन को बढ़ावा देने में तेजी से जुट गई हैं। लंदन और मैड्रिड में एक आप देखते हैं कि एक संवाद संग्रहालय डोपामाइन लैंड अपने अंदर के बच्चे को जगाने के लिए बचपन और वयस्क अवस्था के संधिकाल की गतिविधियां करवाता है। एम्स्टर्डम में हर उम्र के लोगों के लिए बना संवाद संग्रहालय साहसी लोगों को गुलामी, मार्स मेलो के समुद्र में गोता लगाने और दीवारों पर अगडम बगडम कुछ भी लिखने या चित्र बनाने की सुविधा देता है। यूनाइटेड किंगडम के 3 शहरों में वयस्कों के लिए एक विशाल बाल फिट है, और जहां आप देखिए हर महीने हजारों लोग मजे लेने के लिए आते हैं। दिन भर मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन से उबे हुए कामकाजी लोग इससे दूरी बनाने के दिलचस्प बहाने खोजने लगते हैं। बचपन की दुनिया में वापसी उन्हें पसंद आ रही है क्योंकि इससे वे उन्हें बीते समय को जीते हैं, और जब अधिकतर लोगों के पास मोबाइल और कंप्यूटर नहीं था। आखिर कुछ तो कारण होगा कि अपनी वर्तमान जिंदगी में तमाम सुविधाओं के बीच रहने वाले लोग भी अब किसी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जिसमें वे जीवन की संवेदनाओं का एहसास नहीं कर पाते, और जो इसकी वजह ढूंढ पाने और उन्हें समाधान की ओर साहस के साथ देखने की कोशिश करते हैं। वे अपने बचपन की दुनिया में मौजूद जीवन तत्व में इसका हल खोजते हैं। अमेरिकी समाचार वेबसाइट हफ पोस्ट के अनुसार पुरानी यादों को ताजा करने वाली गतिविधियों में शामिल होने से मन की सेहत सुधरती है। और इमोशन पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन की मानो तो पुरानी यादें आत्मनिरंतरता को प्रोत्साहित करती हैं, यानी अतीत और वर्तमान के बीच भावनात्मक संबंध को बनाए रखती है। जानकारों का कहना है कि केडल्टिंग हमें कुछ पलों या फिर घंटों के लिए ही सही बचपन के उन सरल दिनों में लौटने का अवसर देती है जो हमें खुशी देते हैं। एक खबर यह भी आई कि लंदन स्थित डोपामाइन लैंड जैसी जगह खुशी करने वाले हार्मोन डोपामाइन को भी सक्रिय कर रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ समय पहले कहा था कि कोविड महामारी में वैश्विक स्तर पर चिंता और अवसाद के मामलों में 25% की बढ़ोतरी हुई है। इसलिए लोगों को खुश रहने के लिए विकल्प तलाशने चाहिए। कई मनोवैज्ञानिक वयस्कों को चिंतित या तनावग्रस्त होने पर आपस में खेल खेलने, चित्रकारी करने, मिट्टी से मूर्तियां बनाने आदि का सुझाव देते हैं। शुरुआत में यह चिंता या जिम्मेदारियों के बोझ से बचने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन समय बीतने पर ये गतिविधियां हमें बेमनस की भावना से भरने लगती हैं, क्योंकि शौक पूरा करते हुए साधारण चीजों को भी हम नए नजरिए से देखने लगते हैं, जिसमें जिज्ञासा, आनंद, कल्पना और ऐसी गतिविधियों से हमारे व्यवहार में सहजता बढ़ती है। हमारे अंदर अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन होते हैं, और यहाँ तक कि हमारी सोच और समझ व्यवस्थित होती है। देखिए WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। और एक बात और आप लोग देखिएगा, क्या देखना है आप लोगों को, एक बात यह है कि आप लोग देखते होंगे कि किसी भी से मिलिए, आजकल आप लोग छोटे छोटे बच्चों से मिलिए, किसी से मिलिए, आप लोगों को एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन में देखने को मिल जाता है। बड़ा उदास, हमारी जिंदगी में ये नहीं भैया, हमारी जिंदगी में ये है। आतंक का सिलसिला, ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, और 370-35 से हटाने के बाद इसे 2 भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, और दिल्ली की तरह आपको जम्मू कश्मीर में विधानसभा की देखने को मिलेगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की हर संभव कोशिश रहती है भारत में शांति फैलाने की। समझ रहे हो? जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए देश और इससे समूचे तंत्र की कितनी ऊर्जा लगी है, यह सभी जानते हैं। विडंबना यह है कि दशकों पहले से जारी इस समस्या से पार पाने के लिए सरकारों ने दावे तो बहुत किए, वक्त के साथ नए उपाय भी किए गए, लेकिन आज भी वहां जिस तरह की आतंकवादी गतिविधियां चलती दिखती हैं, वह देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। गौरतलब है कि हाल ही में सुरक्षा बलों को यह खबर मिली कि पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के कुछ सदस्य घुसपैठ कर कठुआ के जंगल में छिपे हैं। उन्हें आतंकवादियों की तलाश में जम्मू कश्मीर की पुलिस की अगुवाई में अभियान चलाया जा रहा था। इस बीच गुरुवार की सुबह पुलिस बल ने आतंकियों के एक समूह को घेर लिया। इसके बाद हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने
ने 3 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन इस क्रम में 3 पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए और सेना के 2 जवानों सहित 7 अन्य घायल भी हो गए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल, वहां की पुलिस ने आतंकियों से मोर्चा लेने के मामले में हमेशा ही सजगता बरती है। इससे उन्हें काफी हद तक कामयाबी मिली, मगर यह भी कड़वी हकीकत है कि आज भी वहां आतंकवादी संगठन इस रूप में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। वे सुरक्षा बलों के शिविरों पर हमला कर देते हैं और कई बार उनकी जान भी ले लेते हैं। सुरक्षा बलों या किसी पुलिसकर्मी की शहादत की घटना दरअसल यह विचार करने की जरूरत को रेखांकित करती है कि आतंकियों से निपटने की रणनीति क्या किसी बदलाव की जरूरत है। क्या इस समस्या की तहों तक जाना अभी बाकी है। जम्मू कश्मीर में इतने लंबे समय तक प्रकारांतर से केंद्र सरकार का शासन रहा है। सुरक्षा बलों की ओर से हर स्तर पर सावधानी और सख्ती बरती गई। अक्सर मुठभेड़ों में आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी मिली। उसके बाद यह समझना मुश्किल है कि आज भी आतंकियों के हौसले में कमी क्यों नहीं आ पा रही है। क्या यह उसके आतंकी तंत्र के मजबूत संजाल और सीमा पार से परोक्ष सहयोग के बूते पर हो रहा है, या फिर कहीं किसी स्तर पर उसके पांवों को रात से उखाड़ने के प्रति और ज्यादा सख्ती गंभीरता की जरूरत है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार ने काम करना शुरू किया, तब उससे उपजी एक उम्मीद यह भी थी कि अब वहां नए सिरे से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू होगी। मगर अब भी वहां सरकार के कामकाज का ऐसा ठोस असर नहीं आया और जिससे आतंकियों के हौसले पस्त हों। वरना क्या वजह है कि हर स्तर पर निगरानी या चौकसी के बावजूद आए दिन आतंकी संगठन सुरक्षा बलों पर हमले कर देते हैं और उसमें कई जवान हमारे शहीद भी हो जाते हैं। केंद्र सरकार का यह दावा जरूर किया है कि पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में कमी आई, मगर अक्सर सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ, उनसे सुरक्षा बलों की मुठभेड़, कुछ आतंकियों के मारे जाने के साथ साथ सेना या पुलिस के जवानों की शहादत से आप देखते हैं कि यही लगता है कि वहां इस समस्या की जड़ें कायम है और शांति फिलहाल दूर की कौड़ी है। बल्कि पिछले कुछ वर्षों में आतंकियों के लक्षित हमलों में प्रवासी मजदूरों के मारे जाने की घटनाओं ने हालात के और डिजिटल होने की ओर रेखांकित किया है। ये आपदा के बाद आप देखिए, थाईलैंड और म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप और उससे हुई तबाही ने एक बार फिर दुनिया के सामने इस चुनौती से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर ठोस उपाय करने की जरूरत रेखांकित की है। म्यांमार में रिएक्टर स्थल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई। अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक म्यांमार में पहले झटके के 12 मिनट के बाद दूसरा आप देखते हैं कि झटका आया। इसकी तीव्रता 6.4 थी। खबरों के मुताबिक इस भूकंप से भारी तबाही हुई और हजारों लोगों के मरने की आशंका है। वहीं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी कई इलाकों से इमारतों के गिरने, सड़कों में दरार आने और पुल के धराशायी होने सहित बड़े पैमाने पर नुकसान होने की खबर आई। बताया जा रहा है कि बीते एक दशक के दौरान यह पहली बार है जब बैंकॉक में इतना तेज भूकंप महसूस किया गया। और आप देखिए, हालांकि थाईलैंड को भूकंप के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील नहीं माना जाता है, शायद इसलिए वहां भवनों को बनाने के क्रम में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी नहीं माना जाता है। मगर चूंकि थाईलैंड के पड़ोस में स्थित म्यांमार में अधिक भूकंप आते हैं, इसलिए उनके असर से इस बार नुकसान का दायरा ज्यादा होने की आशंका है। ये आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए भैया, ये है म्यांमार, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है इसकी सीमा, देख रहे हैं। देखिए, भूकंप को धरती के अचानक और हिंसक कंपन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो पृथ्वी के पपड़ी के भीतर होने वाली हलचल के कारण होता है। दरअसल इस स्तर के भूकंप के तुरंत बाद उससे हुई क्षति का आंकलन नहीं हो पाता है, लेकिन बाद में आमतौर पर तबाही का दायरा बड़ा दर्ज किया जाता है। यही वजह है कि म्यांमार के बड़े हिस्से में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है और इस तरह की किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में स्वाभाविक ही सबसे पहले जरूरत प्रभावित इलाकों में तुरंत पीड़ितों के लिए हर जरूरी चीज़ों की सहायता पहुंचाना होती है। और इसी के मद्देनजर भारत ने बिना देर की तबाही पर चिंता जाहिर करते हुए मदद की पेशकश की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता देने अधिकारियों को तैयार रहने को कहा है। पिछले कुछ दशकों से कुदरती आपदाओं के स्वरूप में तेजी से बदलाव आता दिख रहा है। भारत भी आए दिन भूकंप के झटके किसी बड़ी आशंका के संकेत हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उससे बचाव के पुख्ता इंतजाम करके उससे होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। ये मौन का मातम, ये अभी आपने देखा है कि अभी हाल ही में जो कैश कांड की बातें हो रही है ना, दिल्ली के जज के यहाँ जो पैसा मिला था उसी की बातें हो रही हैं। चलिए ये भी देख लीजिए। एक कुछ साल पहले नई आई व्यवस्था ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी और अर्थव्यवस्था में पुराने नोटों की बंदी कर दी। चंद हजार, चंद लाख और खातेदार व्यवस्था के साथ होकर एक नोट के लिए लंबी कतार में लगने के लिए तैयार हो गए। एक मंत्री व्यवस्था का एक आदमी दावा कर गया कि पुराने के बदले गए नए नोट भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म कर देंगे। बहुत सारे लोगों ने तो कहा था चिप लगी हुई है
जो कोई छुपा के रखेगा मालूम चल जाएगा। आज व्यवस्था के उसी गढ़ में व्यवस्था की सीज के आधिकारिक आवाज से जुड़े कमरे में नोटबंदी के बाद लाए गए नए नोट जलने के आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लाए गए अपूत नोटों का धू धू का जलता हुआ वीडियो हर आदमी के फोन तक पहुंचा है। देश की राजधानी के अति सुरक्षित क्षेत्र में भी अकूत धन होने का आरोप लगा है। भ्रष्टाचार पर आम आदमी की उम्मीदों के इस दहन पर पूरी व्यवस्था ने संभल कर मौन तोड़ा तो जरूर कुछ बातें होंगी। यह वीडियो असली है या नकली, अभी इस पर फैसला होना बाकी है, लेकिन आपकी चुप्पी को देखकर आप लोग मायूस हो सकते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर आपकी दिखाई संवेदनशीलता नकली थी। जिस मुद्दे पर व्यवस्था मौन हो जाती है उस पर मुखर होना मुश्किल होता है। मामले में संस्थागत जांच शुरू होने के बावजूद हमने फैसला किया कि इस पर लिखने का, क्योंकि यह सवाल एक व्यवस्था उससे जुड़ी विश्वसनीयता का है। यह उस संस्था से जुड़ा सवाल है जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है, और जब नागरिकों से लेकर संस्थाएं भटक जाती हैं तो यह ध्रुव तारा ही रास्ता दिखाता है, न्यायालय ही हमारे। और न्यायालयों पर भी सवाल खड़े होने लग जाए तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हो सकती है। व्यवस्था का रास्ता क्या हो, जब इसी पर विवाद हो तब इस संस्था को बताए रास्ते को हर पक्ष कबूल कर लेता है। सही गलत की हर बहस के बीच इस संस्था के सुलह फैसले को इंसाफ कहते हैं। हमारे स्तंभ के इस वार के विषय को आम भाषा में इंसाफ ही कहा जाता है। इंसाफ इस बहस में हम 3 स्तंभों को ही मान्यता दे रहे हैं। चौथे स्तंभ की हर तरफ अस्वीकृति बना दी गई। हम खुद ही भी चौथे स्तंभ की तरफ किसी भी तरह की दावेदारी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हमारे नहीं होने का एहसास दिला दिया गया। हर तरफ मूक मुनादी कर दी गई कि चौथे स्तंभ के बिना लोकतंत्र चल रहा है। जितने भी स्तंभ बचे दिख रहे हैं उनमें अभी तक न्यायपालिका को शीर्ष का स्तर हासिल है। यहां तक कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी इसी के पास है। किस्सा बहुत सीधा है। शीर्ष सरकारी स्तर की हस्तियों के लिए बने आवास क्षेत्र की बाहरी गृह में आग लगी। आरोप है कि जान माल को बचाने के लिए दमकल के अधिकारी पहुंचे तो वहां इतने माल को जलते हुए पाया कि सकते में रह गए। आग लगने पर पत्रकार राहत भरी खबर लिखते थे और किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अपराध क्षेत्र के पत्रकारों के लिए यह मौका हो सकता था जब माल के नुकसान की व्याख्या करते। खत्म कर दी गई कौम को भला यह मौका क्यों मिलना था। आज जब हम हर हाथ में कैमरा हो तो यह सोचना ही फिजूल है कि कमरे में भरे नोटों का सजीव दृश्य कैद ना किया गया हो। मोबाइल में नोट दहन को कैद करना इसलिए लाजिम हो रहा है, शायद पहली बार था कि जिस काम को करने के लिए नहीं गए वह दिख रहा था। अभी तक की अफवाह के मुताबिक दमकल ने अपने आगे के विभाग को इसकी सूचना पहुंचाई। हर किसी को अपने शीर्ष से मार्गदर्शन की जरूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि जहां कथित रूप से नोट जल रहे थे उस जगह पर देश की न्यायपालिका के फितीक रहते हैं। इस तरह की सूचना अदालत तक गई और जिन विभागों ने त्वरित रास्ता दिखाने की तवक्को की जाती रही है, आरोप है कि वे कुछ सामने आने के इंतजार समय बिता रहे थे। जब देश में भ्रष्टाचार की निगहबानी के नाम पर एक एक पैसे का हिसाब किताब मांग लिया जाता है तो इतने बड़े हादसे के बाद किसी विभाग की तरफ से फौरी हलचल क्यों नहीं हुई। हादसे के स्थल को उसी वक्त सील क्यों नहीं किया गया जब लंबे समय तक सबूतों के साथ छेड़छाड़ी की इजाजत क्यों दी गई। न्यायपालिका की नुमाइंदगी के आवास क्षेत्र में इतनी बड़ी मात्रा में नकद पाए जाने के आरोप के बाद संस्थाओं व जनप्रतिनिधियों चुप्पी और सुस्ती का रास्ता पकड़ा है। हालांकि उपराष्ट्रपति ने इस मामले पर अगुवाई की है, लेकिन इसे सत्ता से जुड़ा हुआ मुद्दा कॉलेजियम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से भी जोड़ दिया। व्यवस्था से जुड़े लोगों की सभी टिप्पणियां तब सामने आई जब मामला आम लोगों के फोन तक आप देखते पहुंचने लगा, और जिस मुद्दे पर पूरे देश में बहस होनी थी उसे लेकर राजनीतिक हलकों में आखिर किस वजह से इतनी बड़ी चुप्पी छा गई। जिसके आवास क्षेत्र में हादसा हुआ वे बाहर थे। अपराध स्थल पर एक हफ्ते तक अपने तरीके से सब कुछ सामान्य रहा और सारी संस्थाएं कुछ असामान्य के सामने आ जाने पर समय बर्बाद करती रही। और यह सिर्फ नकदी बरामदगी का आरोप और उनके बाद की चूक का मामला भर नहीं है। खबरों के अनुसार दमकल के अधिकारी ने बयान दिया कि मामले में किसी भी नकदी की बरामदगी नहीं हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसे आरोप के तथ्यों को सामने लाया गया। उपराष्ट्रपति ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये की तारीफ की है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। इन सब के बीच अपने प्रतिनिधियों की चुप्पी देखकर आम लोगों के मन में कई सवाल चीख रहे होंगे। अकूत पैसे जलने का आरोप लगा है तो कथित पैसा किसका था और इससे किसे फायदा पहुंचना था। आम लोगों की भावनाएं उस भ्रष्टाचार से जुड़ी हैं जिसके खिलाफ मौजूदा सरकार ने जंग छेड़ने का दावा कर रखा था। जहां नोट मिलने के आरोप लगे वहीं आवासीय इलाके दिल्ली के उच्च सुरक्षा क्षेत्र में वहां एक कमरे में इतनी नकदी होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। इस इलाके में सुरक्षा का चौतरफा घेरा है। देश के शीर्ष मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री का आवास इसी उच्च सुरक्षा वाले बेल्ट में है। क्या इस पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं? व्यवस्था के देर
आयद ने आम लोगों के बीच पूरा शक पैदा किया। भ्रष्टाचार के खात्मे के दावे को लेकर यह व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। विपक्ष के नेता किसी नेता के यहाँ कुछ लाख या की बरामदगी के बाद पूरी व्यवस्था के साथ कथित रूप से वह चौथा खंभा भी सक्रिय हो जाता है, जिसे हम शुरुआत में खत्म मान लिया है। चौथे खंभे की मौत का हवा दावा कर इस मुद्दे पर उसकी मौन से है। आम लोगों के फोन तक पहुंचने से पहले कथित जलते नोटों के दृश्य के साथ कोई वाद विवाद नहीं हुआ। पक्ष के नेताओं को बुलाया ही नहीं गया, तो विपक्ष का बड़ा हिस्सा कई मामलों में अदालती फैसलों के आए बिना राजनीतिक व्यवस्था द्वारा भ्रष्टाचारी घोषित हो चुका है। उसे ही क्यों बुलाया जाता? आज आम लोगों के बीच बहस करने तब भी सभी संस्थाएं सामूहिक अवकाश पर चली गईं, जो किसी आम कलाकार के सरकार विरोधी बयान देने के बाद उसके खाते तक पहुंचकर वित्तीय अनियमितता का नोटिस दे देती हैं। कुछ ही दिन में यह मामला भ्रष्टाचार के खात्मे के वादे की तरह भुला दिया जाएगा। तो आप अपने आज के मौन की खुशी मनाइए, लेकिन आज पूरा देश आपके मौन का मातम मना रहा है, क्योंकि आपका दावा था कि हम वो इंसान हैं जो बाकी नहीं है। और जिस व्यवस्था ने भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर लोगों के पैसे पर पहरा लगाकर नोटबंदी की थी, उसके गढ़ में नोट दहन के आरोप का गहरा मौन क्यों? राष्ट्र के ज्वलंत मुद्दों पर वचालों के मौनों से उनकी याद दिला दी जिन पर मौन रहने का इल्जाम था। अब समझ आ रहा है कि वे मौन नहीं थे, बस बोलते तभी थे जब जरूरत हो, बेवजह तो कभी नहीं बोलते थे। और देखिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, चल रहा है देश में भगवान भरोसे कह लीजिए आप लोग। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।